बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, वहाँ से मैं आगाज़ कर देता हूँ। एक जुमला सिर्फ मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, एक्चुअली वही मेन जुमला है। बातें उसके आगे पीछे इमरान खान साहब जितनी मर्जी करें, लेकिन एक्चुअल जो बात है वो यही है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है डू और डाई का, ये लड़ने या मरने का वक्त है। अपने मुस्तकबिल के लिए निकलो, आखिर कब तक खामोश रहोगे। ये जी इमरान खान साहब की कॉल थी। और उसके बाद 3 शहर थे, बहावलपुर, एक शहर फैसलाबाद और एक शहर मियाँ वाली। अगर आप इसको ग्रेडिंग करें तो मियाँ वाली और फैसलाबाद ने तो तबाही कर दी है, क्योंकि मैं बहुत पहले आपको कह रहा था कि फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और राणा सनाउल्लाह समेत बड़े बड़े बुर्ज वहाँ पे उल्टा दिए। वो बड़ी तगड़ी पार्टी है वहाँ पे, फैसलाबाद के लोग फैसला कर चुके हैं और वो किसी सूरत भी PMLN की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने वोट भी बहुत थोड़े दिए हैं। धांधली के बावजूद फैसलाबाद की सीटें नहीं छीनी जा सकी और धांधली के बावजूद फैसलाबाद को शिकस्त नहीं दी जा सकी। अब जो इस वक्त फैसलाबाद में सिचुएशन है, जो हमने मनाजिर देखे, वो ये है कि सुबह से गिरफ्तारियां हो रही थी। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। अहमद खान, बच्चर और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ये मियाँ वाली से गिरफ्तार हुए हैं। फैसलाबाद से गिरफ्तार होने वाले जो MPA हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक मंजर देखकर मुझे अफसोस भी हुआ, ये मेजर रिटायर गुलाम सरवर है। ये दूसरी मरतबा MPA बने और 2023 में 10 अगस्त को इनके बेटे मेजर अदनान सरवर वो पाकिस्तान मिलिट्री में शहीद हो गए थे। और ये शहीद का वालिद है, और देखें इसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इनको धक्के मारे गए, इनको घसीटा गया, पुलिस वाले कैसे घसीट कर ले जा रहे हैं, मारते हुए, धक्के मारते हुए, तफे मारते हुए इनको लेकर जा रहे हैं। और इनके नाले से इनको पकड़ा हुआ है, शलवार के नाले से, वहाँ से पकड़ के इनको काबू किया हुआ। बुजुर्ग आदमी है यार, और इतनी बड़ी उनकी उम्र है। फिर वो शहीद का वालिद है, फिर वो रुकन असेंबली है, उसको बहुत सारे लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया है। तो ये जो सलूक है, ये तो डिक्टेटरशिप में होता था। एक्चुअली गुस्सा ये है नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को कि हमारे लिए लोग क्यों नहीं निकलते। आगे नवाज शरीफ साहब का शिकवा भी आ रहा है, लेकिन पहले मैं जरा सारा सिनेरियो आपको बताऊं। अगर हम इसकी ग्रेडिंग करेंगे, तीनों शहरों में सबसे पीछे कौन रह गया, तो बहावलपुर में भी लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया और अच्छा तगड़ा एहतजाज था। बहावलपुर पूरे का पूरा बंद रहा और हुकूमत ने बड़ी मदद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहरों को बंद करने में। सिर्फ यही शहर नहीं, आसपास के इलाके और सड़कें हैं और सब कुछ बंद कर दिया। जो मेन शाहराहें वो भी बंद कर दी, तमाम रास्ते भी बंद कर दिए। बहावलपुर में जो है वो शौकत बसरा साहब की कॉल थी, उनके लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया। फिर ओन बप्पी साहब ने एक लीड की रैली बहुत बड़ी, उन्होंने भी एहतजाज किया, और भी कुछ और लोगों ने किया। लेकिन बहावलपुर उतना कामयाब नहीं रहा अगर मुकाबला करें फैसलाबाद और मियाँ वाली से। बहावलपुर कोई कम नहीं था, एहतजाज बड़ा ज़बरदस्त था, लोग निकले हैं, उन्होंने मुकाबला किया है, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लोगों ने डंडे भी खाए हैं, आंसू गैस भी चली होगी। ये सारी चीज़ें वहाँ से मनाजिर आ रहे हैं। अभी तफसीलात रात तक आ जाएंगी, कोई नेट भी स्लो कर देते हैं। जो बहावलपुर में 1-2 लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा एहतजाज हुआ, माजी में बहावलपुर में ऐसा एहतजाज नहीं हुआ और यहाँ पे इस तरह एहतजाज नहीं होते। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड के ऊपर जो चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं फैसलाबाद के साथ, तो फैसलाबाद ने तो ऐसा लगता है कि फस्तायत का डट कर मुकाबला किया, जैसे हमने देखा था रावलपिंडी में। बेशुमार नौजवान ज़ख्मी हैं, उनकी तस्वीर आ रही हैं, बहुत सारे लोग, ख़वातीन बेहोश हो रही हैं, उनको आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। इवन कुछ मनाजिर जो हैं वो शेयर किए गए कि कुछ आम शहरी हैं, उन्होंने भाग कर मस्जिद में पनाह ली कि मस्जिद में वो महफूज रहेंगे। लेकिन एक रिपोर्टर ने वहाँ से रिपोर्ट किया और वो मनाजिर आए, और अयाज अमीर साहब ने उसको ट्वीट भी किया हुआ था कि मस्जिद के अंदर जो है वो शेलिंग की गई है। हामिद रज़ा काज़मी साहब की अपनी जो मदरसा है, मस्जिद है, वहाँ पे शेलिंग की गई है। उनका एक मजहबी मरकज़ है, वहाँ पे शेलिंग की गई है और गिरफ्तारियाँ की गई हैं, और पुलिस ने किसी किस्म का लिहाज नहीं किया, वहाँ से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है। फैसलाबाद में जो आखिरी इतलात आ रही थी, घंटा घर के चारों तरफ, क्योंकि वहाँ पे 8 बाज़ार है तो 8 रास्ते हैं उसके, तो उसके तमाम रास्तों को बंद किया गया था। लोग रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहे थे और घरों में से निकल कर अंदर वाले एरिया में भी इकट्ठे हो रहे थे। तो अब जो आखिरी इतलात आई उसके मुताबिक फैसलाबाद जो है वो लड़ गया बहुत बुरी तरह पूरी पंजाब हुकूमत की ताकत से, और हसन नियाज़ी, शेख शाहिद, बशारत डोगर, राणा अब्दुल रज़ाक और 4-5 दीगर MPAs हैं, वो घंटा घर के इर्द गिर्द जो है वो लड़ाई कर रहे थे। उनकी फ़ाइट चल रही थी पुलिस के साथ, और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ थी। हमाद अज़हर भी दिखाई दिए, उनकी भी झलक नज़र आई फैसलाबाद में एहतजाज में, वो भी उसके अंदर शरीक थे। लेकिन फैसलाबाद के लोगों ने हद कर दी है
मार खाने के बावजूद, बार बार पुलिस की जानिब से टॉर्चर, गिरफ्तारियों के बावजूद आज सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं पंजाब में। इन तीनों शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं और आज ही नहीं, ये पिछले 2 दिनों से जारी थी। तो हर किस्म की फस्तायत के बावजूद लोगों ने डटकर मुकाबला किया और अपना एहतजाज कामयाब बनाया है। तो फैसलाबाद के बारे में मैंने आपको सारी सूरत-ए-हाल बताई। अब आप आ जाए मियाँ वाली। मियाँ वाली के बारे में हम सब पहले जानते थे कि मियाँ वाली पीछे नहीं हटेगा, इमरान खान साहब की कॉल पे निकलेगा। वो लोग बड़े सख्त हैं, तो मियाँ वाली के अंदर बंदोबस्त भी बहुत सख्त किया गया था। बड़े पैमाने पे ट्रक्स और कंटेनर्स लगाए गए थे, रास्ते बंद किए गए थे, आंसू गैस की शेलिंग की गई, गिरफ्तारियां की गई। लेकिन इसके बावजूद मियाँ वाली के शहरी डट गए। वहाँ से ऐसे मनाजिर भी आए हैं कि सामने से जो है वो, अच्छा कुछ जगहों से रिपोर्ट हुआ कि स्ट्रेट बुलेट्स भी फायर हुई हैं। ये हसनैन है और वो रिपोर्ट करते हैं नया पाकिस्तान में, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि स्ट्रेट फायरिंग हुई है और लोग बाल बाल बचे हैं। कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, रबड़ बुलेट फायर किए जा रहे थे और उसके अलावा जो है वो आंसू गैस की शेलिंग तो बदतरीन हो रही थी। तो इसमें उन्होंने भी रिपोर्ट किया। कुछ और दीगर सहाफ़ी उन्होंने बताया कि जी मियाँ वाली की सिचुएशन बड़ी टेंस थी सारा दिन, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। लोग पुलिस के सामने और लॉ इन्फोर्समेंट के सामने हाथ ऐसे फैलाकर खड़े होते रहे। ये मनाज़िर भी हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखे हैं। बहरहाल पूरा का पूरा मियाँ वाली बंद था, एक ज़बरदस्त किस्म की हड़ताल थी, एक बड़ा तगड़ा एहतजाज था। मियाँ वाली का पूरा शहर इमरान खान के साथ खड़ा रहा और पुलिस अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद बुरी तरह नाकाम रही है। तो ये तो हो गया जी मियाँ वाली का, फैसलाबाद का और भावलपुर का एहतजाज। अभी इसके बहुत सारे विजुअल्स आने हैं, इसके बहुत सारे मनाज़िर अभी आएंगे। जैसे जैसे वो आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस लेवल का एहतजाज हुआ है और लोगों ने कितने शानदार तरीके से इमरान खान साहब की कॉल पर लब्बैक कहा है। इसमें मकसद जो है वो एक दफ़ा हम फिर कह देते हैं कि इमरान खान साहब की इस कॉल का मकसद है कि आइन में जो तरमीम के ज़रिए हमला किया जा रहा है, जो आइन की शक्ल को बिगाड़ा जा रहा है सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए। 3 चीज़ें हैं ना, एक इमरान खान को अंदर रखना है मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए से। दूसरी चीज़ जो इसमें कही जाती है वो ये है कि इस हुकूमत ने अपने आप को बचाना है ताकि फार्म 47 का मामला ना खुले। और तीसरी चीज़ इसमें जो बताई जाती है कि हुकूमत के लोगों के जो करप्शन के केसेस हैं वो कभी भी ना खुले और लूट का माल उनके पास ही रहे। ये 3 मेन वजूहात हैं। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कर रहे हैं। अब इसी दिन में नवाज शरीफ साहब भी एकदम मंजर आम पे आए। उन्होंने कहा जी अपना घर अपनी, हालांकि इमरान खान साहब की ये स्कीम थी उसको इन्होंने कॉपी किया है, अपना घर अपनी छत के नाम से ये आ गए बाप बेटी प्रोजेक्ट लेकर। तो वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बातचीत की है और नवाज शरीफ साहब ने बहुत अजीब बातें की। एक तो उन्होंने पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियाँ करार दे दिया और उन्होंने कहा जी भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले इमरान खान से हिसाब लें। मामला ये है कि 40 साल हुकूमत की इस मुल्क के ऊपर शरीफ खानदान ने, और वो हिसाब मांग रहे हैं इमरान खान के 3 सालों का। हालांकि इमरान खान उन 3 सालों में भी शरीफ खानदान के डाले हुए गंद को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। खासतौर पे जहां उन्होंने हाथ डाला, जिस फाइल में हाथ डाला उसके पीछे से शरीफ खानदान निकल आता था और पता चलता था जी अशराफिया इसके पीछे इनकी मौजें लगी हुई हैं। शुगर माफिया यही निकलते थे, IPPs का माफिया यही निकलते थे, रेंटल पावर्स का माफिया यही निकलते थे, करप्शन के कोई केसेस यही निकलते थे और ठेकेदारों के अंदर माफिया यही निकलते थे। सड़कों के अंदर, टेंडर्स के अंदर, हर जगह पे हर माफिया के पीछे यही खानदान निकलता था और इनके हवारी निकलते थे। तो इमरान खान साहब तो चीज़ें ठीक कर रहे थे। मैं रोजाना की बुनियाद पे आपको रिपोर्ट करता हूं। आखिरी चीज़ जो मैंने आपको रिपोर्ट की वो ये किया कि नवाज शरीफ ने यह किया था कि ये जो गन्ने का फोक होता है ना, जो बाकी बच जाता है रस निकालने के बाद, वो जो बुरादा सा, उससे बिजली बनाते हैं, वो बिल्कुल ही कोड़ियों के भाव होता है, उससे बिजली बनाते हैं पाकिस्तान में। इन्होंने कानून बना दिया कि जनाब जो इंपोर्टेड कोयला है जो बहुत महंगा है उसके बराबर पैसे देंगे आपको। जब आप बिजली बनाएंगे, हम जो आपसे बिजली खरीदेंगे ना, तो पैसे हम इंपोर्टेड कोयले के बराबर आपको देंगे, फोक के पैसे नहीं देंगे। कौम को इन्होंने लारा लगाया कि जनाब ये फोक से बिजली बन रही है, बगास से, वो बड़ी सस्ती बिजली है, हमारे यहाँ पे बेशुमार बगास है। शहबाज शरीफ की उस दौर की तकारीर उठाकर आप देख लें, वो बार बार कहते थे जी हम बगास से, गन्ने के फोक से हम बिजली बनाएंगे, हम तो बहुत सस्ती बिजली बनाएंगे, हमारे यहाँ पे मौजूद है। और भाई बिजली तो फोक से बना दी, लेकिन कौम से पैसा ले लिया इंपोर्टेड कोयले के बराबर। इमरान खान साहब ने इसको भी ठीक करने की कोशिश की और उन्होंने इसको रोक दिया। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ वापस आए और वापस आने के बाद इन्होंने फिर वही खेल खेल दिया और दोबारा से ना सिर्फ वो पेमेंट की बल्कि 5% का इजाफा भी कर दिया। और उसके अंदर एक बड़ा बेनिफिशरी जो है वो जहांगीर तरीन के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का अपना बेटा भी है, सलमान शहबाज, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर बैठ के तकरीर भी अपने वालिद गिरामी की सुन रहा था। तो नवाज शरीफ साहब ने गिले शिकवे शुरू कर दिए जनाब
और 40 साल की हुक्मरानी के अंदर इन्होंने जो तबाही फेरी है उसके ऊपर बात नहीं करते। ये इमरान खान के 3 साल का रोना रोते हैं। और अब नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से उठाकर सारा का सारा बयानिया अदलिया पे शिफ्ट कर रहे हैं कि जनाब जज कसूरवार थे। बिलावल भी यही कर रहे हैं, यानी बिलावल के वालिद को जो फेंटी लगाई है वो नवाज शरीफ वगैरह ने लगाई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। और नवाज शरीफ ने जरदारी को जेल में डाला। जो जबान कटने का एक वाकया है वो भी नवाज शरीफ के दौर का है। और लेकिन अगर आप देखें कि जरदारी साहब की जेल थी कैसे, वो रिकॉर्ड के ऊपर है, सहाफ़ी बताते हैं। वो मरहूम ज़िया शाहिद साहब बताते थे कि जेल के साथ कोठी थी, वहाँ पे ये होते थे और इनकी खिदमत के लिए बड़े लोग मामूर होते थे। इस किस्म की बातें वो बताते हैं। बहरहाल मैं निजी ज़िंदगी में नहीं जाता, लेकिन वो जेल तो नहीं थी ना। तो जरदारी साहब ने कौन सी जेल काटी है जिसके ऊपर बिलावल कहते हैं मेरा बचपन किसने छीना? तो बिलावल साहब जिन्होंने आपका बचपन छीना है, आप उन्हीं की गोद में बैठे हुए अब बचपना इंजॉय कर रहे हैं। बल्कि बिलावल के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट दिया उमर अयूब साहब ने। उन्होंने कहा जी बिलावल की हैसियत जो है ना उस छोटे जैसी है जो मैकेनिक के पास काम करता है और पानी शाने लाने का काम करता है, ये संजीदा ना लें आप बिलावल को। देखिए उमर अयूब इनको इसलिए जानते हैं बिलावल को, उसका एक रीज़न है। उमर अयूब बिलावल को इसलिए जानते हैं कि वो बिलावल के नाना से जानते हैं। बिलावल के नाना जो है वो पाना लेके आते थे अयूब खान के लिए, और अयूब खान के छोटे का किरदार अदा करते थे। उससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा के लिए इनके बड़ों ने खिदमत सर अंजाम दी, फिर अयूब खान के लिए इनके बड़ों ने खिदमत सर अंजाम दी। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी ज़िंदगी में तजर्बात से सीखते हुए अपने आप को मॉडिफाई किया और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होकर खड़े हो गए, डट गए। हालांकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने में उनका किरदार था। उस वक्त अगर वो खड़े हो जाते और वो ये कहते कि मैं ये इक़्तिदार नहीं लेता, ये इक़्तिदार अवामी मैंडेट के मुताबिक मिलना चाहिए, तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस वक्त याह्या खान के साथ मिल गए वो, और उन्होंने अपने इक़्तिदार को तरजीह दी। तो इक़्तिदार तो मिल गया, लेकिन पाकिस्तान का क्या बना? लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब इनकलाबी बने तो उनको फांसी चढ़ गए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब वही रास्ता इख्तियार किया तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। तो अब उनका जो नवासा है वो अपने नाना और अपनी वालदा की कुर्बानी के बजाय अपने वालिद जरदारी के रास्ते पे चल रहा है। तो बिलावल जरदारी ने वही किया जो उनके वालिद ने किया, या पुराना उनके ख़ानदान का एक वतीरा था। वो बिल्कुल बेसिक पे पहुंच गए हैं और वो बी टीम का काम करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में। उनकी कोई जमहूरी सोच इस वक्त तो दिखाई नहीं देती। वकला ने बड़ा तगड़ा एहतजाज किया जी इस्लामाबाद में। पिछले एहतजाज के ऊपर इमरान खान साहब खाइफ भी हुए थे, बहुत थोड़ी तादाद में वकला थे। आज कंटेनरिस्तान बनाया हुआ है इस्लामाबाद को। यानी अगर आपको मैं एक हकीकत बताऊं ना, तो 2022 में 7 और 8 अप्रैल को ये कंटेनर पहली दफ़ा पहुंचे थे इस्लामाबाद में। इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी, तो उस वक्त फैसला करने वालों ने कंटेनर पहुंचाए थे इस्लामाबाद में ताकि लोगों का हुजूम इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल ना हो। तो उस वक्त जो कंटेनर लगे थे ना, वो अब तक मुस्तकिल तौर पे उठाए नहीं जा सके। बस ये ज़रूर होता है थोड़ी देर रास्ता खुलता है फिर बंद हो जाता है। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। हर थोड़े दिन बाद इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान बन जाता है, और ये हम 2.5 साल से होता हुआ देख रहे हैं। वजह क्या है कि जो हुकूमत बनाई गई है वो अवामी मैंडेट से महरूम है, अवामी हमायत और सपोर्ट उसके पास नहीं है। इस हुकूमत को अवाम से बचाने के लिए कंटेनर लगाए जाते हैं, सिर्फ इतनी सी वजह है। वरना आप देखें इमरान खान साहब के दौर में सवाए कोरोना वायरस के, जो कोरोना वायरस का जब टाइम आया था तो उन्होंने कहा था जी कि अब हम आपको हुजूम इकट्ठा नहीं करने देंगे, आलमी सतह पर एक वबा है तो उससे बचना पड़ेगा। वैसे तो उन्होंने कंटेनर ऐसे नहीं लगाए थे, और सियासी जमातों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं लगाए थे। हाँ, मजहबी सियासी जमातों के बारे में इमरान खान साहब की पार्टी ने एक पॉलिसी ली थी उनकी हुकूमत ने, उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन PMLN फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, इनके साथ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इनको तो पूरा मौका दिया था और इनको फैसिलिटेट किया था। लेकिन आज ये आवाम से अपने आप को बचाने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। वकला है जी बहुत बड़ी तादाद में, रास्ते बंद थे, वो बेचारे जंगलों के अंदर से गुजरते हुए वो मनाजर में देख रहा था। वहाँ पे नाला है, उस नाले को उन्होंने क्रॉस किया, उसके अंदर से गुजर के वकला आए, और फिर शारा दस्तूर के ऊपर अच्छी खासी तादाद उनकी इकट्ठी हुई। उन्होंने जो है वो कादी फ़ायद ईसा साहब के खिलाफ नारेबाजी की, बड़ी ज़ोरदार किस्म की। बल्कि कादी फ़ायद ईसा साहब की अदालत के अंदर उनके सामने भी एहतजाज हुआ। मुस्तफ़ीन नामी एक वकील है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, बड़े सीनियर लॉयर हैं। वो आगे दौरान समात 63A वाले केस की, वहाँ पे आके उन्होंने कह दिया जनाब के कादी साहब मैं भी बात करना चाहता हूँ। उन्हें रोका बात करने से और तल्ख कलामी हो गई। उन्होंने सख्त जुमले कह दिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि आप फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं। कादी साहब ने जो है वो पुलिस बुलाने का कह दिया और उनको ज़बरदस्ती बिठवाया या उनको निकाल दिया गया कोर्ट से बाद में। लेकिन इस बीच में एक जुमला बड़ा अजीब है, वो ये है जो जमाल मंदोखेल साहब ने 2 मरतबा बोला।
उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के लिए कोई हमदर्दी थी तो ख़त्म हो गई। अब अगर ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के कहेंगे और एक बेंच जिसके सामने एक संजीदा नौयत का मुकदमा है और एक पार्टी फरीक है, जजेस अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर कोई हमदर्दी थी तो ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब यह है कि जजेस अब बायस्ड हो चुके हैं। इसी एक जुमले की बुनियाद के ऊपर कोई भी दुनिया का मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो वहाँ पे वकील कहते कि जज साहब यहाँ पे ये मुकदमा आज ख़त्म कर दें, क्योंकि आपको अब हमारे साथ किसी किस्म की हमदर्दी, आपने साफ कह दिया है कि अब नहीं है। तो हम एक पार्टी है जनाब, हम तो यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमें हमदर्दी से और दर्द दिल से सुना जाएगा, तो आपने अपनी साइड शो कर दी है, लिहाजा हम इस मुकदमे का हिस्सा नहीं रहना चाहते। ये भी कहा जा सकता था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी, एक बड़ा सवाल है। कादी साहब का बाहर पुतला भी जला दिया गया और ये भी नारे लगाए गए, कादी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इस किस्म की बातें वहाँ पे की गई और नारेबाजी की गई। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, PMLN ने गंदी गालियाँ भी दी हुई हैं साबिक चीफ जस्टिस को इसी शारा दस्तूर के ऊपर। तो चीफ जस्टिस के साथ ये होता रहा है, पुराना काम है, पॉलिटिकल पार्टीज ये करती रही है, लेकिन ये वकला है, याद रखिएगा, ये वकला और एक तहरीक शुरू होगी। वकला ने दो चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं, बाकी चीज़ों से वकला का कोई लेना देना नहीं, आईनी तरमीम में जो मर्जी करें ये। एक वो कहते हैं जिसके ऊपर फड्डा पड़ना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि फड्डा अगर पड़ेगा तो दो चीज़ों पे पड़ेगा। नंबर एक, वकला ये कहते हैं कि हमारा अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह है, बस ये पत्थर पे उन्होंने लकीर का, ये हम इसके अलावा हम नहीं मानेंगे, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी और अदालत को नहीं मानते। ये जो अदालत आप बनाना चाह रहे हैं, आईनी अदालत, और सुप्रीम कोर्ट को उसके अंडर करना चाह रहे हैं, ये हम नहीं मानते। हाँ, कोई मिली जुली चीज़ कुछ और हो जाए तो शायद वो मान जाएं, लेकिन ऐसी अदालत को वो नहीं मानेंगे। ये दो चीज़ें अगर हुई ना तो पाकिस्तान में फड्डा पड़ जाएगा, रौला हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में, वकला की तहरीक चल पड़ेगी। अब जो केस लगा हुआ था वो तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, आपको आइडिया हो ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है। बस इतना मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए टाइम दिया गया है बैरिस्टर अली जफर साहब को, और कल ये केस दोबारा लगेगा और बहुत जल्दी है। और सबको पता है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, उनको रोक लिया गया है और उनको ये कहकर रोका गया है कि अगर आप बाहर चले गए तो आपकी पार्टी के लोग मुतनफ़र हो जाएंगे, हम बड़ी मुश्किल से पहले ही वोट पूरे कर रहे हैं, तो मियाँ साहब रुको, पाकिस्तान से आपने वोट डालना है। अब अगर ये 63A के मामले में हुकूमत की मर्जी का फैसला आ जाता है तो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलने के बाद क्या इतने वोट तोड़े जा सकेंगे, इतने लोगों को मजबूर किया जा सकेगा, उन्हें लालच दी जा सकेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7-8 लोग तोड़ दिए जाएं या मौलाना फजल रहमान साहब को काबू कर लिया जाए। ये चीज़ें हम अगले वीलॉग में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ। PTM के ऊपर एक अटैक किया गया है, वो एक ग्रैंड जरगा करने जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती जितना बड़ा ये जरगा होने जा रहा है। तो उसके ऊपर हमला हुआ और वो पेशावर पुलिस ने किया। मैं इसके बारे में सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी लूँगा और अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होती है मंजूर पश्तीन से और वो एक अच्छी मुलाकात करार दी जाती है, और दूसरी तरफ PTM के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस धावा बोल देती है, बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है, इस पर बात करते हैं बाद में। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।